गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। दी एशियन इंटरनेशनल सीनियर सेकेंडरी स्कूल बेगू की ओर से आयोजित ऑनलाइन क्लासेज में मैं आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ। आज कक्षा 9 विषय हिंदी, जिसमें आपकी द्वितीय पुस्तक जो है उसका नाम है कृतिका। उसका जो पहला पाठ है वह है इस जल प्रलय में, और यह जो पाठ है यह फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है। और इस पाठ में मुख्य रूप से क्या बताया गया है ये आपको मैं 4-5 लाइनों के अंतर्गत बता देती हूँ पहले, ताकि पूरे पाठ में क्या है ये आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। इस जल प्रलय में ऋण जल धन जल नाम से रेणु ने सूखा, रेणु का अर्थात फणीश्वर नाथ रेणु के लिए कहा गया है, सूखा और बाढ़ पर कुछ अत्यंत मर्मस्पर्शी रिपोर्टाज लिखे हैं। अर्थात यह जो आपके पाठ है इस जल प्रलय में यह एक रिपोर्टाज है और यह पाठ फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित है, जिसका एक सुंदर उदाहरण है इस जल प्रलय में। इस पाठ में उन्होंने किसके ऊपर लिखा है इस पर आप ध्यान दोगे। इसके जो लेखक है उनका तो पहले आप नाम लिख लीजिए। फणीश्वर नाथ रेणु। और यह जो पाठ है वह क्या है, एक रिपोर्टाज है। तो उसको भी आप लिखोगे कि यह पाठ क्या है, यह एक सुंदर रिपोर्टाज है। क्या है बच्चों, सुंदर रिपोर्टाज। इसमें आप देखोगे कि सन 1975 की इस पाठ के अंतर्गत किसके बारे में बताया गया है वो मैं आपके सामने बोर्ड पर लिख रही हूँ। ध्यानपूर्वक आप उसको देखोगे, और है तो वैसे ये महत्वपूर्ण, तो आप इसको साथ के साथ अपने नोटबुक में भी उतार सकते हो। तो सन 1975 की पटना की प्रलयंकारी बाढ़ का अत्यंत रोमांचक वर्णन किया गया है। भाई इस पूरे पाठ में क्या है, तो इस पूरे पाठ में सन 1975 में पटना में जो प्रलयंकारी बाढ़ आई थी उसका मर्मस्पर्शी या अत्यंत रोमांचक वर्णन इस पाठ के अंतर्गत किया गया है, इस रिपोर्टाज के अंतर्गत किया गया है। आगे आप देखोगे कि जिसके वे स्वयं भुक्त भोगी रहे हैं, अर्थात ये कल्पना के आधार पर नहीं लिखा गया है, यहाँ पर वह स्वयं थे, आंखों देखी घटना को ही उन्होंने इस रिपोर्टाज के अंतर्गत लिखा है। उस कठिन आपदा के समय की मानवीय व्यवस्था और यातना को रेणु ने शब्दों के माध्यम से साकार किया है। अर्थात उस समय पर क्या क्या व्यवस्था मनुष्य के सामने थी, क्या कठिन परिस्थितियाँ थी, किन परिस्थितियों का सामना मनुष्य ने किया था, ये सारा वर्णन उन्होंने अपने शब्दों के माध्यम से इस रिपोर्टाज के अंतर्गत किया है। उन्होंने ऋण जल धन जल पुस्तक में कुत्ते की आवाज़ शीर्षक से पटना की बाढ़ का जो वर्णन किया है वही वर्णन आपको इस पाठ के अंतर्गत मिलेगा। कि जब बाढ़ आ जाती है चारों तरफ पानी ही पानी हो जाता है, घर के जो सामान होते हैं घर के घर ढह जाते हैं, पेड़ पौधे सब उखड़ जाते हैं, उस पानी के अंतर्गत बह जाते हैं। और बहुत बार ऐसा होता है कि पूरे गांव के गांव उस पानी के अंदर समाहित हो जाते हैं, और जो उसमें मर जाता है, बह जाता है, वह तो अलग बात है, लेकिन जो व्यक्ति जीवित रह जाता है उसको खाने के भी लाले पड़ने लग जाते हैं। उसकी आर्थिक स्थिति कितनी खराब हो जाती है, और उसकी दीनहीन दशा को ही इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। उसे जाबिर हुसैन ने संपादित कर साक्ष्य पत्रिका के नदियों की आग विशेषांक में इस प्रलयंकारी शीर्षक से संकलित किया है। प्रस्तुत पाठ में भी हमें यही वर्णन मिलता है। तो इस पाठ में क्या बताया गया है, यह महत्वपूर्ण बात है।
1975 की पटना में जो प्रलयंकारी बाढ़ आई थी, उस समय वहाँ का जो दृश्य था, वहाँ का जो परिवेश था, वहाँ का जो वातावरण था, वहाँ के जो मानव थे किस प्रकार के विनाशकारी लीला का सामना कर रहे थे, यही इस पाठ के अंतर्गत बताया गया है। कि पहले तो सब तरफ पानी ही पानी हो जाता है, बाद में सूखे की स्थिति, खाने के जो लाले पड़ने लग जाते हैं और व्यक्ति दर दर की ठोकरें खाने लग जाता है। उसके आवश्यकता की जो चीज़ें उसके पास होती थी वह पानी में जलमग्न हो जाती और किस प्रकार से वह खाली हाथ अपने जीवन से संघर्ष करता है, यही इस पाठ में बताया गया है। तो पाठ शुरू करेंगे। फणीश्वर नाथ रेणु कह रहे हैं कि मेरा गांव ऐसे इलाके में है जहां हर साल पश्चिम, पूर्व और दक्षिण की कोसी, पनार, महानंदा और गंगा की बाढ़ से पीड़ित जो प्राणी होते हैं उनका समूह आकर पनाह, जो कठिन शब्द आएंगे वह मैं आपको बोर्ड पर लिखूंगी। इस जल प्रलय में लेखक जो है फणीश्वर नाथ रेणु है। यह एक रिपोर्टाज है जो कि 1975 में पटना की प्रलयंकारी बाढ़ को आधार मानकर लिखा गया है। फणीश्वर नाथ रेणु जो है स्वयं भुक्तभोगी रहे हैं, अर्थात इस बाढ़ में जो विनाश लीला है वह उनके सामने घटित हुई थी और स्वयं ने भी जो बाढ़ के द्वारा मुसीबतें आई थी उनको उन्होंने भी सहन किया था। तो यही इस पाठ का मुख्य बिंदु है और इसी की तरफ हमारा ध्यान आकर्षित किया गया है और यह पाठ उस बाढ़ के ऊपर ही रचा बसा गया है। अब पाठ पढ़ाते वक्त जो आपके कठिन शब्द आएंगे उनके अर्थ में आपको साथ के साथ लिखूंगी। आपको भी उन कठिन अर्थों को अपनी जो नोटबुक है उसमें साथ के साथ उतारना है। तो पनाह, पनाह जो शब्द आया है, पनाह शब्द के लिए आप लिखोगे शरण या आड़। ठीक है, यह जो कठिन शब्द है पनाह, इसका अर्थ हो जाता है शरण या आड़। तो आप देखोगे कि प्राणियों के समूह आकर पनाह, जो प्राणी होते हैं इस बाढ़ से पानी पानी हो गया तो सारे प्राणी वहाँ पर आते हैं और पनाह लेते हैं अर्थात शरण लेते हैं। सावन भादों में ट्रेन की खिड़कियों से विशाल और सपाट परती, परती का अर्थ आप लिखोगे परती भूमि जो होती है उसके बारे में बताया गया है कि परती का अर्थ क्या होता है, अर्थात वह जमीन, कठिन अर्थ आप लिखोगे परती भूमि। बहुत बार आता है, आपने एसएसटी के अंतर्गत भी इसको पढ़ा होगा कि परती भूमि, भूमि के विभिन्न प्रकार बताए गए हैं, समतल भूमि, जलो और परती भूमि। तो इसमें परती भूमि करो, परती करो, उसका जो अर्थ है वह आपके सामने मैं बोर्ड पर लिख रही हूँ। वह जमीन जो जोती बोई, वह जमीन जो ज्योति बोई, ठीक है, न जाती हो, न जाती हो, उसे क्या कहेंगे हम? उसे परती भूमि कहेंगे। वह किसी काम की नहीं होती है, वह बंजर भूमि कहलाती है। पर गाय, बैल, भैंस, बकरों के हजारों झुंड मुंड देखकर ही लोग बाढ़ की विभीषिका, अब जो कठिन शब्द आया है विभीषिका, इसके बारे में आप लिखोगे कि विभीषिका क्या है। तो विभीषिका के लिखे जो शब्द है हिंदी अर्थ वह है भयंकरता। भयंकरता, ठीक है ना। पनाह शब्द का अर्थ होता है शरण या आड़। परती का अर्थ होता है वह जमीन जो जोती और बोई नहीं जाती है, अर्थात सुनसान रहती है, खाली रहती है, जिस पर कि जानवर जाते हैं और चढ़ सकते हैं। इस पर सिर्फ चारा उग कर आता है। और विभीषिका का अर्थ होता है भयंकरता। तो आप देखोगे कि विभीषिका का अंदाजा लगाते हैं। उस समय बाढ़ का जो विकराल रूप था, जो भयंकरता का जो रूप था, वह हम अंदाजा लगा सकते हैं उसके बारे में। परती क्षेत्र में अर्थात वह भूमि जहाँ पर ना तो उसको जोता जाता हो, ना ही उस पर किसी फसल को बोया जाता हो, ऐसे क्षेत्र में जन्म लेने के कारण अपने गांव के अधिकांश लोगों की तरह मैं भी तैरना नहीं जानता। अर्थात लेखक जो है वह भी कह रहे हैं कि बाढ़ का सामना उन्होंने भी किया है। बहुत सारे व्यक्ति बाढ़ में इस कारण से बह जाते हैं या मर जाते हैं पानी में डूब कर के उनको तैरना नहीं आता है। तो लेखक कह रहे हैं कि भाई मेरी भी स्थिति ऐसी ही थी। वहाँ की जो भूमि है वह परती भूमि है,
तो वर्ष भर वहाँ की जो भूमि है उसके ऊपर पानी भरा हुआ नहीं रहता है, बाढ़ जरूर आती है, तहस नहस वहाँ का जनजीवन हो जाता है, वहाँ के गांव पानी में नष्ट हो जाते हैं और बह जाते हैं, जो वहाँ के जमीन है वह जलमग्न हो जाती है। किंतु 10 वर्ष की उम्र से पिछले साल तक बॉय स्काउट स्वयंसेवक, राजनीतिक कार्यकर्ता अर्थात रिलीफ वर्कर की हैसियत से बाढ़ पीड़ित क्षेत्रों में काम करता रहा हूँ। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं जो स्वयंसेवक होते हैं, जो ऐसे दीन दुखी होते हैं, बाढ़ग्रस्त इलाके में जो प्राणी रहते हैं वहाँ पर समय समय पर जाते हैं और अपने हिसाब से आर्थिक रूप से जो भी मदद हो सकती है वह मदद वो वहाँ पर करते हैं। और लिखने की बात, और बहुत बार ये होता है कि उनको समय मिल जाता है तो वो आंखों देखी घटनाओं को रिपोर्टाज के माध्यम से अपने मन के जो उद्गार होते हैं, मन के जो भाव होते हैं, उनको कलम के द्वारा किसी पेज पर उतार दिया जाता है। आगे आप देखोगे, हाई स्कूल में बाढ़ पर लेख लिखकर प्रथम पुरस्कार पाने से लेकर धर्मयुग में कथा दशक के अंतर्गत बाढ़ की पुरानी कहानी को नए पाठ के साथ प्रस्तुत कर चुका हूँ। इन्होंने अनेक ऐसे लेख भी लिखे जिनके लिए इनको अनेक पारितोषिक भी प्राप्त हो चुके हैं। इन्होंने जो लेख लिखे हैं, नई कहानियाँ, पाठ जो लिखे हैं वो कब कब लिखे थे, किस किस सन में लिखे थे, उनके बारे में मैं आपको बता रही हूँ। इन कठिन शब्दों को आपने अपनी नोटबुक में उतार लिया होगा। अब जो उनकी रचनाएं हैं किस सन में प्रकाशित हुई थी, जय गंगा, यह हुई थी 1947 में। जब देश आज़ाद हुआ था तब इन्होंने अपने लेखनी के माध्यम से जय गंगा के बारे में लिखा था। इसका सन क्या है, 1947 है। इसके आगे लिखा था इन्होंने डायन कोसी, कोसी जो नदी है उसके लिए लिखा था कि वह एक डायन का रूप है, क्योंकि वो बाढ़ की भयंकरता या पानी की अधिकता के कारण जनजीवन अस्त व्यस्त हो जाता था और गांव के गांव उस पानी में विलीन हो जाते थे, इसलिए इस नदी को डायन का रूप भी कहा गया है। तो यह रचना उनकी आई थी 1948 में। आगे थी इनकी हड्डियों का पुल, अर्थात जो भी व्यक्ति हैं उस बाढ़ की विभीषिका में बह जाते थे, उनका अंत हो जाता था, तो उसके ऊपर भी उन्होंने एक रचना लिखी थी कि जितने भी निर्मम इंसान मर रहे हैं उन इंसानों की हड्डियों से शायद यह पुल बना हुआ होगा। तो हड्डियों का पुल, यह कौन से सन में आई थी, यह आपके आई थी 1948 में। इसका सन भी यही है, ठीक है ना। और आदि छुटपुट इनके अलावा भी अनेक छोटे मोटे रिपोर्टाज भी उन्होंने लिखे हैं। मेरे कई उपन्यासों में बाढ़ की विनाश लीलाओं के अनेक चित्र अंकित हुए हैं। उनके जो रिपोर्टाज है उनमें अधिकतर बाढ़ की लीलाओं के ही दृश्य संकलित है, वही हमें देखने को और पढ़ने को मिलते हैं। किंतु गांव में रहते हुए बाढ़ से गिरने, बहने और भोगने का अनुभव कभी नहीं हुआ। लेकिन उनके साथ ऐसा कभी भी नहीं हुआ कि वह गांव में पानी से गिर गए हैं, उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, खाने के लाले पड़ रहे हैं और उस दुख को उन्होंने अपने जीवन में अनुभव किया हो या उसको भोगा हो, ठीक है ना। वह तो पटना शहर में सन 1967 में ही हुआ था। उनके जीवन में ऐसी विनाश लीला सिर्फ एक ही बार हुई थी, वह हुई थी 1967 में, जब 18 घंटे की अविराम वृष्टि के कारण, अतिवृष्टि और अनावृष्टि आप भलीभांति परिचित होंगे। अतिवृष्टि अर्थात हद से ज़्यादा बरसात का होना, मात्रा से अधिक बरसात का होना। तो उस समय 18 घंटे लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण वहाँ पर एक नदी है पुनपुन नदी। तो पुनपुन नदी का पानी जो है राजेंद्र नगर, कंकड़ बाग तथा अन्य निचले हिस्सों में घुस आया था। पटना का जो वर्णन किया गया है, जब वो छोटे थे उस समय की बात है कि 18 घंटे लगातार बारिश हुई थी, जिसके कारण जो नदी का पानी था, पुनपुन नदी का पानी, वह गांव के अंतर्गत आ गया था। अर्थात बाढ़ को मैंने स्वयं अपनी आंखों से देखा था। कौन कह रहा है ऐसा? फणीश्वर नाथ रेणु कह रहे हैं। एक शहरी आदमी की हैसियत से उन्होंने इन सब चीज़ों को अपनी आंखों से देखा था, इसलिए इस बार जल बाढ़ का पानी प्रवेश करने लगा। पटना का पश्चिमी इलाका जो है वह सीने भर तक पानी, इतने पानी में इंसान वहाँ
डूब गए थे, अर्थात एक स्थान से दूसरे स्थान पर अगर वह जा भी रहे हैं तो इतने पानी को उनको पार करके जाना पड़ रहा था। घर में ईंधन, आलू, मोमबत्ती, दिया सिलाई। दिया सिलाई का अर्थ होता है माचिस। आप घर में पूजा पाठ करते हो, अगरबत्ती दीपक जो लगाते हो तो उसको लगाने के लिए जो माचिस काम में आती है उसको दिया सिलाई भी कहा जाता है। तो दिया सिलाई, पीने का पानी और काम्पोज की गोलियां जमा कर बैठ गए और प्रतीक्षा करने लगे। देखो बाढ़ जो होती है पानी ही पानी होता है, पर फिर भी वह जो पानी होता है वह गंदा होता है, तो व्यक्ति प्यास के मारे भी बहुत ही आकुल और व्याकुल हो जाता है। तो सबसे पहले पानी की व्यवस्था करनी पड़ जाती है कि भूखा मर रहा है, प्यासा मर रहा है, तो फिर उस पानी को पिएगा ही, लेकिन वह पानी जो आता है सब तरफ की गंदगी अपने साथ लेकर आता है। सुबह सुना राजभवन और मुख्यमंत्री निवास प्लावित हो गया है। अब कठिन शब्द आपने देखना, प्लावित, ये आपने जरूर नोट कर लिए होगी इनकी रचनाएं, किस किस सन में इन्होंने क्या क्या लिखा था। अब जो आगे कठिन शब्द आ रहा है उसका अर्थ मैं आपको लिखा रही हूँ, आप लिखोगे साथ के साथ कि प्लावित। प्लावित का अर्थ होता है जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ गया हो, जो जल में डूब गया हो। सिंपल सा और साधारण सा प्लावित का अर्थ लिया जाएगा डूब जाना, डूब जाना। लेकिन किस में डूब जाना, तो इसके आगे हम लिख सकते हैं जिस पर बाढ़ का पानी, जिस पर बाढ़ का पानी, बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, चढ़ आया हो। अन्यथा इसका एक और सिंपल सी भाषा में अर्थ लिया जा सकता है, वह होगा जो जल में डूब गया हो, जो जल में डूब गया हो। तो ये जो दो अर्थ है वह हो रहे हैं प्लावित का। प्लावित का सीधा सा अर्थ होता है डूब जाना, लेकिन किस में डूब जाना, बाढ़ के पानी में डूब जाना। तो जिस पर बाढ़ का पानी चढ़ आया हो, जैसे कि बहुत बार नदी नाले जो होते हैं उफान पर होते हैं, तो पुलिया वगैरह पर पानी बहुत ही तीव्र गति से बहने लगता है, उसके ऊपर उसका चढ़ाव चढ़ जाता है पानी का। या फिर जो जल में डूब गया हो, तो दोनों अर्थ इसके हो जाते हैं। दोपहर में सूचना मिली कि गोलघर जल से गिर गया है। वहाँ पर एक चौराहे पर बना हुआ जो स्थान है गोलघर, वह भी क्या है, जल से गिर गया है, पानी से गिर गया है। यो सूचना उस समय सभी को मिल गई थी और सभी आश्चर्यचकित थे कि पटना जो शहर है उसके अंतर्गत भी इतना पानी आ गया था। और 5 बजे जब कॉफ़ी हाउस जाने के लिए निकला तो रिक्शे वाले ने हंसकर कहा, अब कहाँ जाइएगा, अर्थात आगे तो पानी ही पानी है, भाई साहब आप कहाँ जा रहे हैं। कॉफ़ी हाउस में तो अबले पानी आ गया होगा, अर्थात कॉफ़ी हाउस जो है उसमें तो शायद अब घुटनों से ऊपर तक पानी आ गया होगा, भाई साहब अब आप कहाँ जा रहे हैं। चलो पानी कैसे घुस गया है वही देखना है। बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं ना कि पानी किस प्रकार से आ रहा है, नदी कितनी भर गई है, पुलिया पे कितना पानी है, तो इसको देखने के लिए बच्चों की और आम जो जनता होती है उनकी वहाँ पर भीड़ हो जाती है। बहुत बार प्रशासन के द्वारा उस भीड़ को वहाँ से हटाया जाता है, क्योंकि पानी का बहाव जो होता है वह बहुत ही तेज होता है और किसी भी समय वह नदियाँ उफान पर आ सकती हैं। तो वह जो है वह कह रहे हैं कि कोई बात नहीं है, कॉफ़ी हाउस बंद हो गया तो देख कर आते हैं कि पानी कितना भर गया है वहाँ पर। कहकर हम रिक्शा पर बैठ गए। साथ में नई कविता के एक विशेषज्ञ व्याख्याता आचार्य कवि मित्र थे, अर्थात साथ में उनके व्याख्याता कवि मित्र जो है वह भी उनके साथ ही थे। जो मेरी अनवरत, अब जो कठिन शब्द है उनको भी आप लिखना, ये जरूर आपने लिख लिया होगा। आगे जो कठिन शब्द है आ रहा है अनवरत। अनवरत का अर्थ होता है लगातार, अविराम, बिना रुके हुए। कठिन शब्द आप लिखोगे अनवरत। अनवरत को आप लिखोगे कि निरंतर, लगातार, बिना रुके। निरंतर, लगातार, बिना रुके, ठीक है।
चलो पानी कैसे घुस आया है वही देखने के लिए चलते हैं। और इसी साथ उनका जो मित्र था, व्याख्या था, विशेषज्ञ, आचार्य, कवि, वह भी उनके साथ हो गए थे। जो मेरी अनवरत यानी लगातार, निरंतर, अनर्गल, यह भी कठिन शब्द है, इसको भी आप लिखोगे। अनर्गल का अर्थ होता है बेतुकी, विचारहीन, बेतुकी और विचारहीन, साथ ही मनमानी। एक ही कठिन शब्द के इतने अर्थ सही साठ बताए गए हैं कि अनर्गल का अर्थ होता है बेतुकी, विचारहीन और मनमानी। तो उनके साथ जो लेखक है वह बेतुकी सी बातें कर रहे हैं और विचारहीन, कोई लेना देना ही नहीं है, और मनमानी कर रहे हैं उस समय। आगे जो है अनगढ़, अनगढ़ भी एक कठिन शब्द है, इसका भी अर्थ आप लिखना। अनगढ़, अनगढ़ के बारे में आप लिखोगे कि बेडोल या टेढ़ा मेढ़ा, जिसका कोई सही आकार नहीं हो। बेडोल या टेढ़ा मेढ़ा, जिसका कोई आकार सही साठ नहीं हो, उसको कहा जाएगा। ठीक है। आगे आप देखोगे गद्य में स्वगत, तो इसका अर्थ आप लिखोगे स्वगतोक्ति। ठीक है ना। यह भी एक कठिन शब्द है, इसका अर्थ आप लिखोगे इसमें कि अपने आप में कुछ बोलना, अपने आप में कुछ बोलना, जिसको बड़बड़ाना भी कहा जाता है। बहुत बार होता है कि किसी व्यक्ति पर हमें गुस्सा आ रहा है तो हम सही रूप में जोर से ना बोलकर मन में उसके लिए कुछ शब्दों का प्रयोग करते हैं, जिससे सामने वाला सही साठ समझ नहीं पाता है। तो अपने आप में कुछ बोलना। तो यह जो कठिन शब्द इस पैराग्राफ में आए हैं, अनवरत अर्थात निरंतर या लगातार, अनर्गल यानी बेतुकी, विचारहीन या मनमानी पूर्वक बातें करना, अनगढ़, बेडोल, टेढ़ा मेढ़ा, स्वगतोक्ति अर्थात अपने आप में कुछ बोलना से कभी बोर नहीं होते। धन्य है कि ऐसे महापुरुष भी हैं जो इतनी सारी बातों से कभी बोर नहीं होते हैं। इंसान दो प्रकार के होते हैं। कुछ इंसान जो होते हैं वह वाचाल होते हैं, कुछ है जो मौन धारण कर लेते हैं। तो बहुत सारे व्यक्ति तो होते हैं कि उनका मुंह दुखता ही नहीं है, बार बार वह बोले जाते हैं। कुछ कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो सामने वाले को कहते थे अब तू चुप हो जा, मैं परेशान हो गया हूँ। तो ये जो इनके मित्र है वह इस प्रकार से बातें करने वाले थे। वो परेशान कर देते थे लेकिन परेशान कभी होते नहीं थे। मोटर स्कूटर, ट्रैक्टर, मोटरसाइकिल, ट्रक, टमटम, साइकिल, रिक्शा पर और लोग पैदल ही जा रहे थे पानी देखने के लिए। यानी जिनको जैसा साधन मिल रहा था उस साधन को ले रहे थे और पानी देखने के लिए जा रहे थे, और जिसको साधन नहीं मिल रहा था वह व्यक्ति पैदल ही जा रहा था पानी का जो उफान था, जो नज़ारा था उसको देखने के लिए। लोग पानी देखकर लौट रहे हैं, बहुत सारे लोग पानी भी देख रहे हैं। उसके अंदर बहुत बार जानवर भी बहकर आ रहे हैं, बड़े बड़े पेड़ टूटे हुए हैं और वह बहकर आ रहे हैं, खजूरें बहकर आ रही, तो और पानी जो है उसको वह देख रहे हैं। देखने वालों की आंखों में, जुबान पर एक ही जिज्ञासा, पानी कहाँ तक आ गया है। जो भी देखकर आ रहा है और जो व्यक्ति देखने जा रहा है वह उस व्यक्ति से मिलता है और कहता है भाई साहब और बताओ पानी कहाँ तक आ गया है। तो फिर वो बता देते हैं यहाँ तक आया, इतना चढ़ गया है, अभी तो और आएगा पानी। तो इन चीज़ों को देखने के लिए व्यक्ति उत्सुक है और उस पानी को देखने के लिए जा रहे हैं। देखकर लौटते हुए लोगों की बातचीत वहाँ पर होती है। आ गया क्या, पार कर गया क्या, पानी जो है क्या उस लेवल को पार कर गया क्या और आ रहा है क्या और तेज गति से बढ़ रहा है, क्या नदी के पानी में उफान है, क्या शाम तक और ज़्यादा आ जाएगा क्या। ऐसी बहुत सारी बातें उनके मध्य होती है, जो देखने जा रहा है और जो देखकर आ रहा है। बहुत सारे व्यक्ति तो ऐसे भी है जो 2-2, 3-3 बार थोड़ा टाइम के बाद उस पानी को देखने के लिए जा रहे हैं कि अब लेवल कितना आ गया है। श्री कृष्णापुरी, पाटलिपुत्र, कॉलोनी, बोरिंग रोड आदि स्थानों पर पानी का लेवल कितना हो गया है, कहाँ तक वह आ गया है।
तो ये सारी बातें वह पूछ रहे हैं। जब हम कॉफ़ी हाउस के पास पहुँचे, कॉफ़ी हाउस बंद कर दिया गया था क्योंकि पानी का बहाव वहाँ पर भी बहुत तेज गति से आ गया था, तो उस समय कॉफ़ी हाउस को भी वहाँ पर बंद कर दिया गया था। सड़क के एक किनारे पर मोटी डोरी की शक्ल में घेरुआ जाग फैन में उलझा पानी तेजी से सरकता आ रहा था। जब पानी पहली बार नदी में आता है, आपने भी देखा होगा, वह बिल्कुल साफ नहीं होता है, वह मटमेला होता है, वह घेरुए रंग लिए हुए होता है। वह पानी शुरू में बहुत गंदा सा दिखाई देता है। तो यह बाढ़ का पानी भी कुछ ऐसा ही था। मैंने कहा, आचार्य जी आगे जाने की जरूरत नहीं, वो देखिए आ रहा है मृत्यु का तरल रूप। अर्थात यह तरल रूप में जो पानी आ रहा है, क्या पता किसका काल बन जाए और किसको अपने साथ लेकर जाए, तो आप आगे मत जाइए। बहुत बार ऐसी दुर्घटनाएं इसलिए घटित हो जाती है कि बच्चे जो होते हैं वह मानते नहीं हैं और वह जो पानी होता है उसको देखते हैं, उसमें नहाने के लिए उतर जाते हैं और ऐसे अपने मनोरंजन के लिए जाते हैं, लेकिन ऐसा मनोरंजन भी उनके लिए घातक सिद्ध होता है और कभी कभी उनकी निर्मम मृत्यु भी हो जाती है। तो इस जगह समझदारी से काम लेना चाहिए। पानी देख रहे हो तो लेकिन दूर से ही देखो। कहा गया है ना, हवा, आग और पानी अगर इनकी अधिकता बढ़ जाती है तो यह जीवों के लिए क्या होता है, विनाशकारी सिद्ध होता है। आगे आप देखोगे कि आतंक के मारे मेरे दोनों हाथ बरबस जुड़ गए, डर लग रहा है उनको, और हाथ जो है उन्होंने इस प्रकार से जोड़ लिए हैं, फोल्ड कर लिए हैं दोनों हाथों को, और समय प्रणाम निवेदन से मेरे मुंह से कुछ एस्फुट जो शब्द आया है, इसका अर्थ आप लिखना। एस्फुट का अर्थ होता है अस्पष्ट, अस्फुट शब्द को आप लिखोगे, इसका अर्थ होता है अस्पष्ट। अर्थात मुंह से कुछ अस्पष्ट शब्द निकले, हाँ मैं बहुत कायर और डरपोक हूँ, ऐसा वह सोच रहे हैं। रिक्शा वाला बहादुर है, कहता है चलिए ना थोड़ा और आगे चलते हैं। भीड़ का एक आदमी बोला, ए रिक्शा, करंट बहुत तेज है। ठीक है, हे रिक्शा वाला, क्या तेरे अंदर जोश बहुत है? पानी का इतना बहाव देखकर भी तू उसके पास कैसे जा रहा है? भाई तू आगे मत जा, तू बहादुर है, तू लीडर है, लेकिन मौत के मुंह में तू मत जा। मैंने रिक्शा वाले से अनुनय भरे स्वर में कहा। उसने हाथ जोड़ा और बहुत ही मधुर भाषा में उन्होंने कहा कि मैं आपके हाथ जोड़ता हूँ भाई साहब, और इतना पानी जो तेज है उसके बहाव के पास आप मत जाइए। आगे बढ़ने की आप कोशिश मत कीजिए क्योंकि यह आपके लिए हानिकारक हो सकता है। रिक्शा मोड़कर हम सिनेमा शो जो बंद हो चुका था उसके पास आए। उसके बगल में गांधी मैदान की ओर चले गए हैं। पैलेस होटल और इंडियन एयरलाइंस दफ्तर के सामने बहुत ही पानी भर गया था। अर्थात उस समय जो परिवहन के साधन हैं, चाहे रिक्शा हो, बस हो, रेलगाड़ी हो या हवाई जहाज हो, सारे ही मार्ग जो है वह अवरुद्ध हो गए थे और सभी स्थानों पर पानी ही पानी भर गया था, जिससे आवागमन के साधन भी बंद हो गए थे। पानी की तेज धारा पर लाल हरे नियम विज्ञापनों की परछाइयाँ सैकड़ों रंगीन सोपों की सृष्टि कर रही थी। अर्थात वहाँ पर जन जागृति फैलाने के हिसाब से अलग अलग स्थानों पर जाकर जो प्रशासन के आदमी है वो सभी को अलर्ट कर रहे थे, सभी को सूचित कर रहे थे कि पानी का बहाव तेज है और आप ना ही तो बाहर निकले, और अगर पानी के पास अगर आपको छोटे बच्चे वगैरह कोई भी दिखाई देते तो उनको सुरक्षित रूप से अपने घरों पर पहुँचा दीजिए। गांधी मैदान की रेलिंग के सहारे हजारों लोग वहीं पर खड़े थे और उस पानी के नज़ारे को देख रहे थे। दशहरा के दिन रामलीला के राम के रथ की प्रतीक्षा में जितने लोग रहते, अर्थात हम किसी धार्मिक कार्यक्रम में जब जाते हैं, जैसे कि कोई मेला ही हो गया है या किसी की मूर्ति स्थापना है, मंदिर का निर्माण है, तो वहाँ पर जितनी भीड़ होती है उतनी ही भीड़ यहाँ पर देखने को मिल रही थी। और सब जने मिलकर किसको देख रहे थे? बाढ़ का जो पानी था, पुनपुन नदी के ऊपर जो पानी आ गया था उसको वह सभी ही देख रहे थे, आश्चर्यचकित हो रहे थे और उस नज़ारे को देख रहे थे। उसमें कम नहीं थे, अर्थात जितने आदमी उस धार्मिक कार्यक्रम में इकट्ठे होते हैं उससे भी कहीं अधिक यहाँ पर पानी के मनोरम दृश्य को देखने के लिए आए थे। प्राकृतिक स्थानों पर आप देखना, नदियाँ, झीलें, झरने जो होते हैं उनको भी देखने के लिए समय समय पर बहुत सारे व्यक्ति अपने परिवार के साथ जाते हैं। मैदान के आनंद उत्सव, सभा सम्मेलन और खेल कूद की सारी स्मृतियों पर धीरे धीरे एक गैरिक
गेरिक का अर्थ आप देखना, गेरिक का अर्थ होता है गेरुआ रंग। गेरिक का अर्थ होता है गेरुआ रंग, जो कि मैंने आपको बताया कि नदी में जब पहली बार पानी जो आता है वह बहुत ही धुंधला होता है, साफ नहीं होता है, गेरुए रंग का होता है, मटमैले रंग का होता है। तो गेरिक अर्थात गेरुए रंग का आवरण आच्छादित, आच्छादित का अर्थ होता है ढका हुआ। आप इस कठिन शब्द को भी लिखोगे, आच्छादित अर्थात ढका हुआ। पानी से वहाँ का जो भी नदी के अंदर कुलिया का जो समावेश था सभी पानी में विलीन हो गया था, पानी से ढक गया था। हरियाली पर शने शने, शने शने का अर्थ होता है धीरे धीरे। पानी फिरते देखने का अनुभव सर्वथा नया था। उस समय व्यक्ति बहुत ही खुशी और उल्लास के साथ उस पानी को देख रहे थे, क्योंकि यह उस मौसम की पहली ही बरसात हुई थी जो कि लगातार 18 घंटों से चल रही थी। इसी बीच एक अधेड़ अर्थात बूढ़ा व्यक्ति जो होता है उसके लिए कहा गया है, गवार जोर जोर से बोल उठा, ई है जब दानापुर डूब रहा था तो पटनिया बाबू लोग उलट कर देखने भी नहीं आए, अब बूझो। अर्थात एक अधेड़ उम्र का जो व्यक्ति है वह जोर जोर से वह चिल्ला रहा था कि इस नज़ारे को क्या देखना, पिछली बार भी जो बरसात आई थी उस समय भी बहुत विनाशकारी उस बाढ़ ने रूप ले लिया था, तब तो तुम कोई देखने नहीं आए। मैंने अपने आचार्य कवि मित्र से कहा, पहचान लीजिए, यही है वह आदमी जिसकी खोज हर साहित्यिक गोष्ठियों में होती है। समय समय पर जो साहित्य की गोष्ठियाँ होती है वहाँ पर इस व्यक्ति की खोज की जाती है, क्योंकि यह जो इंसान है वह खरा बोलता है, सही बोलता है और साफ शब्दों में उसी समय बोलता है। उसके वक्तव्य का अर्थ होता है बोलने का जो तरीका है, में दानापुर के बदले उत्तर बिहार अथवा कोई भी बाढ़ग्रस्त ग्रामीण क्षेत्र उसके अंतर्गत लिया जा सकता है। शाम के समय के 7:30 बज चुके होते हैं और आकाशवाणी अर्थात रेडियो के माध्यम पर, रेडियो में एक आकाशवाणी केंद्र चलता है, उसके माध्यम से पटना केंद्र से स्थानीय समाचार उस समय प्रसारित किया। शासन के द्वारा यह कार्य किया जा रहा है बाढ़ की विनाश लीला को देखते हुए। पान की दुकान के सामने अनेक लोग वहाँ पर खड़े हो जाते हैं और जो भी नज़ारा उन्होंने पानी का देखा था उसके लिए वह वार्तालाप करना शुरू कर देते हैं। कुछ लोग वहाँ पर चुपचाप है, कुछ उत्कीर्ण अर्थात सुनने के लिए उत्सुक है। तो यह जो कठिन शब्द है इसको भी आप लिखोगे, उत्कर्ण। कर्ण का अर्थ होता है कान और उत अर्थात उत्साहित है, तो इसके आप लिए लिखोगे कि सुनने के उत्सुक, सुनने के उत्सुक। बहुत सारे व्यक्ति एक ही स्थान पर खड़ा रहता है, वहाँ पर आने जाने वाले व्यक्ति क्या क्या बातें करते हैं तो उनको वह सुनता है उत्सुक होकर। तो यह कठिन शब्द है, इसका अर्थ है होकर। बहुत सारे व्यक्ति उनकी बातों को सुन रहे थे। पानी हमारे स्टूडियो की सीढ़ियों तक पहुंच चुका है और किसी भी क्षण स्टूडियो के अंदर भी वह प्रवेश कर सकता था, क्योंकि पानी का जो स्तर है वह धीरे धीरे बढ़ रहा था। समाचार दिल दहलाने वाला था। क्या समाचार जो उस समय प्रसारित किया गया था आकाशवाणी के लिए पानी और बाढ़ को देखते हुए, मित्र के चेहरे पर भी आतंक की अनेक रेखाएं उभर कर आ गई थी, क्योंकि जब ऐसी स्थिति होती है तब जो गरीब इंसान होता है वह तो पिस ही जाता है, क्योंकि उसके पास इतनी सुख सुविधाएं अपने घर के अंतर्गत नहीं रहती है और खाने पीने की चीज़ें जो होती है वह भी इस समय उनकी जो दरें होती है, उनकी जो रेट होती है वह भी बढ़ जाती है। तो गरीब व्यक्ति तो इन बातों को देखकर ही परेशान हो जाता है कि अब हमारा क्या होगा। किंतु हम तुरंत ही सहज हो गए, यानी चेहरे पर चेष्टा करके सहजता ले आए। बहुत सारे व्यक्ति होते हैं जो विपत्ति का इंतजार नहीं करते, मुसीबत का इंतजार नहीं करते और उससे पहले ही किन किन सामानों की आवश्यकता होती है उसके प्रति वह जागरूक हो जाते हैं और लेकर आ जाते हैं। और बहुत सारे व्यक्ति ऐसे होते हैं कि वो जब होगा तब देखा जाएगा। तो जो व्यक्ति ऐसे होते हैं वो जब होगा तब देखा जाएगा, कौन सा काल पड़ रहा है, तो उनके जीवन में अनेक मुसीबतें आती हैं, उनके जीवन में जो है बाढ़ होती है वह विनाश का रूप धारण कर लेती है। तो आज जो मैंने आपको फणीश्वर नाथ रेणु के द्वारा रचित जो रिपोर्टाज है इस जल प्रलय में, तो यह मैंने बताया है आपको कि 1975 में किस प्रकार से पटना में एक प्रलयंकारी बाढ़ आई थी और वहाँ का जनजीवन किस प्रकार से अस्त व्यस्त हो गया था। और इसके बीच में जो भी पैराग्राफ के अंतर्गत कठिन शब्द आए हैं उनके अर्थ भी मैंने आपको बता दिए हैं। मैं आशा करती हूँ कि आज के द्वारा मेरे दिए गई वीडियो आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझ में आ गई होगी।
फिर भी आपको लगता है कि कोई से शब्द आपको कठिन लग रहे हैं या उनमें आपको किसी भी प्रकार की असुविधा हो रही है तो बोर्ड पर दिए हुए नंबर पर आप संपर्क कर सकते हैं ताकि अगली वीडियो में मैं आपकी समस्या को दूर करने का प्रयास कर सकूं। धन्यवाद।